हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 में हिंदी साहित्य विषय है आपका में जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा का तीसरा पाठ टॉर्च बेचने वाला, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने अंतरा पुस्तक के 2 पाठ जो है ईदगाह और दूसरा दोपहर का भोजन, ये दोनों पाठ करवा दिए हैं। इन दोनों पाठों के लेखक का परिचय के बाद में उद्देश्य, पाठ का मूल सार है, उसके बाद में उन दोनों पाठों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करवाए हैं। उसी विधि उसी तरीके से आज हम ये जो रचना टॉर्च बेचने वाला है इस पर बात करेंगे। टॉर्च बेचने वाला, इस रचना के रचनाकार हरिशंकर परसाई, कवि हरिशंकर परसाई। देखिए बेटा, कोई भी रचना होती है पहले उसका जो रचनाकार होता है उसका जीवन, उसका परिचय, यानी उसका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानना आवश्यक है। पहले हम यहां कवि हरिशंकर परसाई का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। हरिशंकर परसाई का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब उनका परिचय, जीवन का परिचय। कवि हरिशंकर परसाई का जो जन्म है वो 1922 में होता है। जन्म होता है 1922 में। इसके बाद में इनकी मृत्यु, जन्म के बाद में मृत्यु 1995। जन्म कहां, किस जगह, किस राज्य, किस शहर आदि में हुआ है उसके बारे में बात। गांव जमानी, गांव का नाम है बेटा जिला होशंगाबाद, राज्य मध्य प्रदेश। बेटा बात को, कवि हरिशंकर परसाई का जो जन्म है वो 1922 में होता है। 1995 में इनकी मृत्यु हो। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद। उस जिले में एक गांव है जमानी, वहां इनका जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, उच्च शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से, ये महाराष्ट्र में है नागपुर विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने एमए तक की शिक्षा ली, यानी एमए की उपाधि ली। एमए करने के बाद में, स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने के बाद में कुछ वर्षों तक कवि हरिशंकर परसाई ने अध्यापन का कार्य किया। कुछ वर्षों तक
मतलब पढ़ाने लिखाने का काम किया। इसके बाद में 1947 में ये अध्यापन का काम छोड़ करके और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में जुट गए। 1947 में स्वतंत्र लेखन यानी स्वयं खुल करके लिखने लग गए थे बेटा अपनी मर्जी से। इसके बाद में जबलपुर से, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में ही है, शहर का नाम है जबलपुर, वहां से वसुधा नामक साहित्यिक जो पत्रिका थी उसको शुरू किया। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका की शुरुआत की। इसके बाद में आगे चल करके कवि हरिशंकर परसाई ने जो व्यंग्य विधा है साहित्य के द्वारा रचनाओं में रचनाकारों के द्वारा जो व्यंग्य किए जाते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं, उस व्यंग्य विधा को इन्होंने साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। क्यों का जवाब ये है, क्यों किया इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये अपने व्यंग्य लेखों के द्वारा या व्यंग्यमयी लेख लिख करके और समाज में फैली हुई विसंगतियां, विडंबनाएं, उन पर ये करारी चोट करते रहे। व्यंग्य लेखों के द्वारा क्या था, व्यंग्य लेखों के द्वारा समाज में फैली जितनी भी विसंगतियां थी, विडंबनाएं थी, उनके ऊपर ये करारा प्रहार करना था। एक जो साहित्यकार होता है उसका जो जीवन होता है, उसका जो अंतर्मन होता है, तो समाज, देश, विश्व के लिए समर्पित होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए उसका जीवन है वो समर्पित करने के लिए तत्पर रहता है। साहित्यकार कभी भी व्यक्तिगत जीवन नहीं जीता है। जहां कहीं भी दुनिया में, समाज में, देश में अत्याचार, अन्याय, जुल्म या और कोई बुराई, चाहे वो पाखंड है, अंधविश्वास है, ढोंग है, कुछ भी है, उनको वो सहन नहीं करता है। वो चाहता है ये चीजें खत्म हो, क्योंकि ये ऐसी कमियां, ऐसे दोष, ऐसी बुराइयां हैं, इनसे ये व्यक्ति है, चाहे समाज है, वो आगे नहीं बढ़ता है, पीछे जाता है, जड़वत हो जाता है। और रचनाकार, साहित्यकार जो होता है वो इन सबको समाप्त करके समाज को आगे ले जाना चाहता है। अगर दुनियावी व्यवस्था इन्हीं में अटक करके रह जाएगी, दुनिया का भला कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, विभिन्न परिस्थितियों के साथ वो आगे किस प्रकार से चल पाएंगे,
नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं उसके दिमाग में। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, समाज को नई दिशा प्रदान करनी है, तो इन सब कमियों से, दोषों से, बुराइयों से बाहर निकलना होगा। हमें सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, तब हम कहीं जाकर के दुनिया की बराबरी कर सकते हैं। और मानवीय समाज जो है वो जब ऐसा होने लगता है तो मानवीय समाज है वो फलने फूलने लगता है। ये जो कमियां हैं, ये जो दोष है, अभाव है, ये त्रुटियां जो है, इनसे समाज विकसित नहीं होता है। इसलिए वो ऐसे लेखों के द्वारा, व्यंग्य में लेखों के द्वारा समाज में फैली विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, उन पर प्रहार करके लोगों को जागृत करना चाहते हैं, उनको उनमें चेतना लौटाना चाहते हैं, उनको एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं। तो इन विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। ये किसकी प्रेरणा देते हैं? चिंतन और कर्म की। देखिए बेटा, भाग्य का निर्माता पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ की पूर्ति कर्म से की जाती है, काम करने से की जाती है। अगर हम कोई काम न करें, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, कह दे हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, नहीं, इस प्रकार का जो रोना है वो गलत है बेटा। एक संपूर्ण जो व्यक्ति होता है, परमात्मा ने उसके जीवन को कर्म प्रधान बनाया है, तो उसको अपने कर्म का निर्वाह है वो ईमानदारी से करना चाहिए। भाग्य का रोना तो पुरुषार्थहीन लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते हैं, और जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो यहां रचनाकार है वो सबका है, संपूर्ण विश्व को, विश्व कुटुंबकम की भावना उसके अंदर समाई हुई है। सारे विश्व को, सारी मानव जाति को वो अपना मान करके चलता है। इसलिए इन विसंगति और विडंबनाओं पर चोट करके और चिंतन करने और कर्म करने की वो प्रेरणा देते। इसके बाद में आगे हरिशंकर परसाई की जो भाषा है वो कोई साहित्यिक या कठिन भाषा नहीं है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ, आम बोलचाल की भाषा है। कौन सी भाषा है? आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा, और इसके अलावा शब्दों पर उनको ये महारत हासिल थी कि किस शब्द का कहां और किस जगह किस तरह से प्रयोग करना है, ये खूबी उनमें थी। शब्द प्रयोग करने में वो बड़े निपुण थे, और इस प्रकार से शब्दों की रचना के अंदर साज सज्जा करते थे कि शब्द के द्वारा पाठक उस वस्तु स्थिति से, एक शब्द के द्वारा ही जिस घटनाक्रम का वो जिक्र करते उससे पाठक है वो अवगत हो जाता था। तो ये शब्दों पर उनका एकाधिकार था। इसके पीछे उनकी सोच थी कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके, सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करके पाठक के सामने पेश किया जाना चाहिए। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। दो दर्जन से अधिक पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की है। ये था बेटा इनका ऊपर का व्यक्तित्व, और अब आगे शुरू हो चुका है इनका कृतित्व। रचनादि की बात हो रही है, वसुधा पत्रिका का यहां से जो हमने इनके बारे में बताया है, ये इनका कृतित्व है, रचना संसार है इनका, ध्यान देवें। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना इन्होंने की है।
जिनमें कहानी संग्रह, कहानी संग्रह की बात करें तो नाम आता है कहानी संग्रह में इनकी कहानियों का हंसते हैं रोते हैं। एक तो ये है हंसते हैं रोते हैं। इसके बाद में जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास की अगर बात करें तो इनमें नाम जो आता है वो है रानी नागमती की नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। तट की खोज। इसके बाद में उपन्यास के बाद में निबंध संग्रह की बात करते हैं। ये उपन्यास संग्रह है, नीचे यहां निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, एक ही था। तब की बात है और थी, भूत के पांव पीछे भूत के पांव पीछे बेईमानी की परत। भूत के पांव पीछे बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज। सदाचार की ताबीज। शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। और अंत में, ये रचना का नाम है बेटा, और अंत में ये इनके उपन्यास संग्रह है। व्यंग्य लेख संग्रह की अगर बात करें व्यंग्य लेख संग्रह में वैष्णव की फिसलन,
वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो हैं ये सारे के सारे इनके व्यंग्य लेख संग्रह हैं। ये था इनका व्यक्तित्व के बाद में कृतित्व, यानी इनका रचना संसार। किसी रचना को पढ़ने से पहले उसका जो रचनाकार होता है, उस रचनाकार का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानना जरूरी होता है, जो हमने जाना है। अब इसके बाद में आगे जो रचना है टॉर्च बेचने वाली, इस रचना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये जो शीर्षक है टॉर्च बेचने वाला, ये रचनाकार ने एक प्रतीक माना है, ये एक प्रतीक है टॉर्च बेचने, और इस प्रतीक के माध्यम से रचनाकार ने बताने की कोशिश की है कि आज के समय में आस्थाओं के बाजारीकरण और जो धार्मिक पाखंड है वो किस तरह की है। हम जानते हैं बेटा कि हरिशंकर परसाई है, वो व्यंग्यकार है, तो यहां टॉर्च बेचने वाले प्रतीक के माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर इन्होंने खूब प्रहार किया है, चोट लगाने का प्रयास किया है। ये बताना चाहते हैं इस प्रतीक के द्वारा कि समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंडी साधु संतों के द्वारा रचे गए ढोंग जो है उनसे हमें बच करके रहना चाहिए। समाज में फैला हुआ अंधविश्वास और जो पाखंडी साधु संत है, इन पाखंडी साधु संतों के द्वारा रचे गए जो ढोंग है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को, बोले वाले लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग, इनका जो उद्देश्य है वो है धन कमाना, पैसा कमाना। ये से लोग भोले पाले, अनपढ़, सीधे सरल स्वभाव के लोगों को अंधेरे का डर दिखा करके और धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को अंधेरे का डर, भय उनके सामने पैदा करके और पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेखक चाहता है कि ऐसे पाखंड, अंधविश्वास से हमें हमेशा बचना चाहिए, इनके चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। ये तो बेटा अंधविश्वास है, पाखंड है, ढोंग है, कुरीतियां है, रूढ़ियां है, ये समाज की दीमक है, क्योंकि ये बुराइयां जहां होती है वह समाज अंदर से खोखला हो जाता है, वे लोग खोखले हो जाते, क्योंकि जीवन पर्यंत आदमी इनके अंदर ही फंसा रहता है और ये व्यक्ति के जीवन को पतनोन्मुख की ओर ले जाती है, आगे नहीं बढ़ने देती। व्यक्ति के जीवन का उत्थान शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से संभव है। बिना शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के
हम जीवन में उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर जब ये बात शाश्वत सत्य है, तो फिर हमें इन पाखंडों में, अंधविश्वासों में, इन प्रेमी साधु संतों के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए? और ये लोग समाज का कल्याण नहीं करना चाहते, ये लोग अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, ये धन कमाना चाहते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं। लेखक की कोशिश है कि धर्म और आध्यात्म के नाम पर, लेखक का प्रयास है कि धर्म और आध्यात्म के नाम पर ये जो भोले भाले जनता से पैसा ठगते हैं, इन भोले भाले जनता को इन लोगों के चंगुल में नहीं आना चाहिए, इनके जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। इनसे दूर रहने की, इनसे बचने की सलाह ये व्यंग्य करके रचनाकार बताना चाहता है। लेखक की कोशिश है उसकी मन में ये भाव है कि संतों की वेशभूषा धारण कर आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली, संत जैसी वेशभूषा धारण करके और आत्मा के, मन के, आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली ये टॉर्च बेच करके समाज में लोग अपनी पेट जमा लेते हैं और दूसरों को भी इस धंधे को, दूसरे भी इस धंधे को देख करके तो यही काम करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। एक भ्रम, एक ऐसा रूप समाज में, एक माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग सारे के सारे जीवन के मुख्य मार्ग से भटक जाते हैं और इन चक्रों में उलझ करके रह जाते। आज विश्व को हम देखते हैं कहां से कहां पहुंच गया है विश्व। यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो हमसे आगे हैं। वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों है बेटा? क्योंकि शुरू से लेकर के अब तक उनके आगे बढ़ने का जो आधार रहा है ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा रही है। हमारे देशों की तरह, हमारे लोगों की तरह है। वो कभी भी इन अंधविश्वासों के चक्कर में, इन ढोंगों, इन प्रपंचों में वो कभी भी नहीं पड़े। इसीलिए वो लोग हमसे आगे निकले हैं। आज समय इतना बदल गया है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन अभी भी भारतवासी हैं वो इन चीजों में विश्वास रखते हैं। तो लेखक इस व्यंग्य में रचना के द्वारा भारत देश की जो भोली भाली जनता है उसको सावधान करना चाहता है, उसको जागृत करना चाहता है, उसमें चेतना लाना चाहता है। उसकी कोशिश है कि इस दलदल से वो बाहर निकले, इस गंदगी से बाहर निकले। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का सहारा अगर वो लेते हैं तो उनके सामने एक नया सूरज है वो उदय होता हुआ दिखाई देता है। उनके जीवन में ये जो अंधेरा है वो स्वतः दूर हो जाएगा ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के द्वारा। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा रूपी सूर्य को अपना करके वो अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं और अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। ये कटु सत्य है और अंततः इसी चीज को अपनाना भी पड़ेगा। लेकिन आज लोग नाना प्रकार के धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जगह जगह कथाएं, प्रवचन कह करके और धन कमा रही हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उन सभाओं में कथावाचक बैठते हैं, खुद जहां बैठते हैं उस सिंहासन के आसपास चारों ओर का उस जगह को वो वातानुकूलित कर लेते हैं। बड़ी भव्य उनकी वेशभूषा होती है। आधुनिक सारे ध्वनि प्रसारण के यंत्र उनके पास मौजूद होते हैं। खाने पीने में सूखे मेवे, फल आदि का
वो भोग लगाते हैं। उनकी दिनचर्या पर अगर दृष्टि डालें, बड़ी विचित्र प्रकार का जो जीवन है वो हमारे सामने आता है। लेकिन ये सब कुछ करके भी वो लोग क्या करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो हमें इनसे बचना है, हमें अपने आप को संभालना है। इन लोगों की तरह इनके बताए हुए मार्ग पर हमें नहीं चलना है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये निर्णय हमें स्वयं को करना है। अब आगे की जो वीडियो आएगी उसके ऊपर हम इस पाठ का जो मूल बिंदु है यानी टॉर्च बेचने वाला है उसके साथ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।